जय हिंद साथियों। आप सभी का जीएस मैट्रिक्स की डेली न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस सीरीज में स्वागत है। आइए कुछ न्यूज़ देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रही। पहले ये न्यूज़ है 18 अगस्त की, जिसमें जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने कर्नाटका का जो असेंबली सेगमेंट का इलेक्शन हुआ उस पर कुछ इलेक्टोरल रोल को लेकर, मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग पे कुछ टिप्पणी की। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि वो या तो 7 दिन के भीतर इसके लिए एक एफिडेविट फाइल करें या फिर देश से माफ़ी मांगे। ठीक, और ये न्यूज़ है 19 अगस्त की। इसमें क्या है कि जो विपक्ष है वो जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन पे उनको हटाने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आने वाली है। इसी से जुड़ी जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसके संबंध में कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि क्या है। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो एक तो संवैधानिक निकाय है कि जिसकी चर्चा संविधान में की गई है। ये क्या है कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो देश में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है। जो कि जो चुनाव करवाता है वो हमारा जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है, इसी को मेंटेन करता है। लोकतंत्र के बारे में एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट कहा गया था अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी के द्वारा, कि जो लोकतंत्र होता है वो क्या है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है। तो जो निर्वाचन आयोग है इसका उल्लेख कहाँ पे है संविधान में, इसके कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं और कुछ वैधानिक प्रावधान हैं। हमारे संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है वो निर्वाचन आयोग के बारे में है। और कुछ जैसे इसका वैधानिक प्रावधान है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951। 324 एक में ये बात कही गई है कि चुनाव आयोग जो होगा भारत का, वो 3 प्रकार के चुनाव करवाएगा: संसदीय, विधानसभा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का। और ये जो चुनाव करवाएगा उन चुनावों का अधीक्षण, दिशा निर्देशन और नियंत्रण जो है वो भारत के चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। अब होता क्या है कि 1950 से लेकर 1989 तक ये जो हमारा चुनाव आयोग है ये एकल सदस्यीय रहता है। इसमें सिर्फ एक सदस्य होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन 61वां संविधान संशोधन किया जाता है 1988 में, जिसमें मतदान करने की जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो संविधान संशोधन किया जाता है ये जाके 1989 से प्रभावी होता है। तो इसके जब काम बढ़ जाता है हमारे चुनाव आयोग का, तो उसमें 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की उसमें नियुक्ति की जाती है, यानी ये जो इनके सदस्य रहते हैं वो बढ़कर 3 हो जाते हैं। 1990 में फिर क्या किया जाता है, इसको घटाकर 2 जो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है उसको हटाकर इसको एकल सदस्यीय संस्था बना दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि 1991 में एक एस एस धनोआ केस आता है। इसकी कुछ सिफारिशें दी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसी के आधार पर संसद जो है वो एक सेवा शर्त अधिनियम 1993 पारित करती है। और अक्टूबर 1993 से जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसको 3 सदस्यीय संस्था बना दिया जाता है, यानी एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त होते हैं। अब इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन एक केस का जजमेंट आया अभी 2023 में कि अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ, उसमें उच्चतम न्यायालय ने ये निर्देश दिया कि जो भी ये चुनाव आयुक्तों का पद है इसको बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखते हुए तथा भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और तटस्थता को सुनिश्चित करने के लिए एक 3 सदस्य की समिति बनाई जाएगी, जिसके आधार पर इनका चयन किया जाएगा। उस 3 सदस्य की समिति में कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे लोकसभा के, और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसमें जो अगर विपक्ष के नेता लोकसभा में नहीं है, मतलब अगर 10% अगर सीट नहीं है किसी पार्टी की, तो वो विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं करेगी। तो जो सबसे बड़ा दल होगा विपक्ष में उसके नेता को यहाँ पे रखा जाएगा। इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अब इनको हटाने की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 324(5) में दिया गया है। उसमें क्या है कि अगर इनको हटाना है तो वो जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी तरीके से इनको भी हटाया जाएगा। अब इसका जो प्रोसेस है कि अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है कि अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में आता है तो 100 सांसदों के हस्ताक्षर से, और अगर राज्यसभा में आता है तो 50 सांसदों के हस्ताक्षर से ये प्रस्ताव लाया जाता है। उसके बाद अगर लोकसभा में आ रहा है तो स्पीकर, और अगर राज्यसभा में आ रहा है तो वहाँ के सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। उसके बाद एक 3 सदस्य की जांच समिति बनाई जाती है। उस 3 सदस्य की जांच समिति में क्या होता है कि पहले सदस्य जो होते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के कोई एक्टिंग जज होंगे, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो कोई भी एक कानूनी सलाहकार जो कि कानूनों का अच्छा ज्ञाता हो वो होगा। उसके बाद ये जो 3 सदस्यीय समिति है ये उसके मामलों की जांच करती है और एक रिपोर्ट बनाकर उस सदन को सौंपती है जहां से इसका गठन किया जाता है।
अगर लोकसभा के द्वारा गठन किया जाता है तो उसको सौंपती है, अगर राज्यसभा के द्वारा गठन किया जाता है तो उसको सौंपती है। अब वो जो सदन रहता है वो इस प्रस्ताव को रखता है और सदन विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करती है। विशेष बहुमत क्या होता है कि उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 और कुल सदस्य संख्या का बहुमत, इसके द्वारा ये प्रस्ताव पारित होता है और फिर दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन भी इसको विशेष बहुमत से ही पारित करता है। उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटा दिया जाता है इनको। लेकिन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो ये प्रोसेस फॉलो होगी, और अगर सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो ये प्रोसेस फॉलो होगी, लेकिन साथ में उसके जो चीफ रहेंगे यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह भी ली जाएगी। अब जो अनुच्छेद 325 कहता है, 325 की भाषा ये है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में प्रवेश और उसके द्वारा हटाया नहीं जा सकता, यानी इन चीजों का प्रतिषेध किया गया है जो इलेक्टोरल रोल बनती है। आर्टिकल 326 में जो है वो वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसकी आयु 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब क्या है कि अनुच्छेद 327 में क्या दिया गया है कि ये है कि पार्लियामेंट का पावर है टू मेक लॉ फॉर इलेक्शन। इलेक्शन किस किस के? संसदीय चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए, मतदाता सूची के लिए और परिसीमन के लिए। इस चार के माध्यम से जो भारत की संसद है वो कुछ कानून बना सकती है। अनुच्छेद 328 में क्या प्रावधान दिया गया है? ये विधानसभाओं की शक्ति है कि राज्य विधानसभा चुनाव और मतदाता सूची पर कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन ऐसा राज्य विधानमंडल तभी कर सकता है जब संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून न बनाया गया हो। अनुच्छेद 329 में जो बात कही गई है वो है कि जो न्यायालय हैं उनका कोई भी इंटरफेरेंस चुनाव में नहीं होगा, और जो चुनाव में अगर कोई याचिका दायर की जाती है तो वो रिट याचिका नहीं होगी। 329 बी में जो प्रावधान किया गया है कि अगर चुनाव में कोई याचिका चुनाव से संबंधित मामलों में, यानी चुनाव की अधिसूचना हो जाने के बाद और चुनाव परिणाम तक अगर कोई याचिका दायर करनी है चुनाव संबंधी मामलों में, तो वो रिट पिटीशन नहीं, वो इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से दायर की जाएगी। कुछ और चीजें हैं जो कि चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है, वो ये है कि प्रत्येक चुनाव के लिए अलग अलग मतदाता सूची बनती है, और जब मतदाता सूची बनती है तो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र जो रहते हैं वो सबकी मतदाता सूची जो रहती है वो अलग होती है। चुनाव में जो उम्मीदवार जो खड़े होते हैं उनकी उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना जो है वो एक संसदीय कानून के माध्यम के अंतर्गत रखा गया है, जिसको क्या कहा जाता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 कहा जाता है। जो भारत का चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यीय है, तो जब भी कोई वो डिसीजन लेगा तो वो मेजॉरिटी पे लेगा, यानी कोई भी अगर उसमें बात आ रही है तो जैसे अगर 2-1 से अगर हो रहा है निर्णय तो ठीक है, यानी मेजॉरिटी के आधार पर निर्णय होगा। लेकिन एक केस हुआ 1996 का, टीएन सेशन केस 1996 का हुआ, उसमें जो न्यायालय ने ये बताया कि अगर जो डिसीजन का प्रोसेस है उसमें आम सहमति बने तो ही यह हमारे जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है उसके लिए अच्छा होगा। अच्छा, अगर कहीं पे भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव अगर नहीं हो सकता है तो इसमें क्या है कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति को एक पत्र के माध्यम से इसकी सूचना देता है कि इस क्षेत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया जा सकता है। और भी कुछ इसके संवैधानिक प्रावधान हैं निर्वाचन आयोग को लेकर। पहला क्या है कि आर्टिकल 32 में जो है वो परिसीमन की बात कही गई है, यानी निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन। इसके बारे में क्या है कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था कि 2000 तक परिसीमन जो है वो 1971 की जनगणना पर ही होगा, यानी जो अभी लोकसभा की जो सीट है यानी वो 550 जो है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पे है। जब 2000 आया उसके बाद एक 84वां संविधान संशोधन किया गया 2001 में। उसमें क्या कहा गया कि ये जो 550 सीट है जो 1971 की जनगणना पे है उसको 2026 तक इन सीटों को नहीं बढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि एक होता है 87वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें यह प्रावधान है कि सीटों की सीमाएं बदली जा सकती हैं। मतलब इसका भी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि एक चीज क्या है, लेकिन क्या है कि राज्य की कुल लोकसभा सीटों को परिवर्तित किए बिना 2001 की जनगणना के आधार पर। अब क्या है कि जैसे जनगणना जब हुई तो कुछ ना कुछ, जैसे हर क्षेत्र में कहीं किसी वर्ग का जो है कि उनकी संख्या कम हुई, किसी क्षेत्र में ज्यादा हुई। जैसे अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो ये टोटल जो सीट है यहाँ पे 80 है। ठीक, अब सीटों की सीमाएं बदली जा सकती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एक जैसे गोरखपुर का क्षेत्र है, एक बस्ती का क्षेत्र है, एक बीच में जैसे कोई आने आने वाला इसके क्षेत्र मान लीजिए जैसे बांसगांव का क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये अगर गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में है, और अगर इसको क्या है कि अगर बस्ती में लिया जा सकता है, लेकिन पूरे राज्य की जो टोटल लोकसभा की सीट है वो नहीं बदली जाएगी, लेकिन क्षेत्रों की जो है वो सीमाएं बदली जा सकती हैं। यही इस 87वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया था। अब इसके आधार पे क्या है कि 4 बार जो है परिसीमन आयोग का गठन किया गया।
वो 4 बार का परिसीमन आयोग जो 4 बार बनाया गया, ये अभी 2024 के जो यूपीएससी सीएससी का पेपर हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा था कि स्वतंत्रता के बाद अब तक कुल कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो 4 बार ये गठन किया गया है, 1952 में, 63 में, 73 में और 2002 में। अब इसी से संबंधित चुनाव आयोग से है एक चीज और जोड़ के इसके साथ पढ़ी जा सकती है, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रावधान, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठन हुआ था और इन्होंने अपनी अभी रिपोर्ट सौंपी है। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 82 में एक संशोधन किया जाएगा और एक अपॉइंटमेंट डेट लाई जाएगी। उस माध्यम से क्या होगा कि जितने भी राज्यों की विधानसभा है और लोकसभा है वो भंग कर दी जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले लोकसभा और विधानसभा का एक साथ मतदान करवाया जाएगा, और उसके 100 दिन के भीतर ही पूरे भारत यानी अखिल भारतीय स्तर पर पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। इस वन नेशन वन इलेक्शन में 2 टर्म बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक है कि एक्सपायर्ड टर्म और दूसरा है कि अनएक्सपायर्ड टर्म। इसमें क्या चीज़ है कि जैसे अगर 2029 में जैसे अगर ये लागू हो रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, तो 5 वर्ष के लिए ये रहेगा, यानी ये 2034 तक के लिए रहेगा। लेकिन अगर बीच में जैसे मान लीजिए कि 2031 में किसी भी राज्य की कोई विधानसभा है या लोकसभा भंग हो जाती है, तो यही जो ये वाला टर्म है जहां तक ये बीत चुका है, इसी को एक्सपायर्ड टर्म बोला जाएगा, और जो समय बचा हुआ है उसको अनएक्सपायर्ड टर्म बोला जाएगा। तो अगर जैसे 2031 में कोई भी अगर लोकसभा है या फिर किसी राज्य की विधानसभा है, अगर वो भंग हो जाती है, तो वहाँ चुनाव तो करवाया जाएगा, लेकिन वो जो नवगठित विधानसभा या फिर लोकसभा होगी वो सिर्फ अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए होगी, यानी 2034 तक के लिए होगी। जब 2034 में फिर पूरे राष्ट्र में एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे, तो उस राज्य की विधानसभा या फिर लोकसभा का फिर से चुनाव होगा। यही इसमें मेन प्रावधान किया गया है। एक और प्रावधान इसमें है वन नेशन वन इलेक्शन में, कि जो अनुच्छेद 327 है उसमें जो एकल मतदाता सूची, जिसको इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। अब इसके माध्यम से कुछ और चीजें हैं जो कि पढ़ी जा सकती हैं, चुनाव आयोग से रिलेटेड जो चीजें हैं। एक तो पढ़ा जा सकता है जो अनूप बर्नवाल केस है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान के संबंधित जो केस है। दूसरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा जा सकता है, कि जो लागू किया जाता है चुनाव से पहले। उसके बाद क्या है कि आर्टिकल 368 पढ़ा जा सकता है इसी से जोड़कर, कुछ जैसे नोटा है और कंपलसरी वोटिंग का जो प्रावधान है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 है। फिर एक चीज और है कि जो एनआरआई होते हैं उनकी वोटिंग या फिर प्रॉक्सी वोटिंग का जो प्रावधान है, ईवीएम कब लागू किया गया, वीवीपैट इत्यादि चीजें भी इसी के साथ जोड़ के पढ़ी जा सकती हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है कि ये आज के यानी 19 अगस्त के पेपर में था, द हिंदू के टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन में, कि हु डिसाइड नॉमिनेशन टू यूटी असेंबली। बात इतनी सी हुई है कि जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा का गठन किया गया है, उसमें 5 सांसदों का जो है वो मनोनयन भी है, माफ करिएगा, जो 5 वहाँ पे सदस्यों का मनोनयन भी है। तो उसी को लेकर वहाँ के उपराज्यपाल, केंद्र सरकार और वहाँ की जो राज्य सरकार है उसके बीच में एक तनातनी सी हो गई है। वो क्या ये चीज़ है कि जो केंद्र का गृह मंत्रालय है उसने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दायर की है। उस एफिडेविट में ये है कि जो वहाँ पे 5 मेंबर का नॉमिनेशन होना है, वो क्या हो कि उपराज्यपाल जो हैं वो वहाँ के जो विधानसभा के मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह और सहायता के बिना करें। ठीक, और कुछ और भी प्रावधान है इनको लेके कि सांसदों का मनोनयन जो होता है सदस्यों का, कि जैसे अगर संसद में देखा जाए तो 2 एंग्लो इंडियंस का मनोनयन, जिसको 2020 में समाप्त कर दिया गया। लेकिन राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के माध्यम से, वो जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह और सहायता के आधार पर किया जाता है। इसी तरह जो 6 राज्यों में विधान परिषद का जो गठन किया गया है, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, उसमें क्या है कि जो विधान परिषद है उसकी संख्या का 1/6 सदस्यों का मनोनयन जो होता है वो वहाँ के राज्यपाल करते हैं, और राज्यपाल जो है वो राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनको मनोनीत करते हैं इन सदस्यों को। अब यूटी के बारे में क्या प्रावधान है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो यूनियन टेरिटरी बोल दिया जाता है, सामान्यतः अंग्रेजी में अगर आप सुनिएगा तो सब लोग यूनियन टेरिटरी बोल देते हैं, और हिंदी में एक बहुत ही सामान्य प्रचलित शब्द है कि उसको केंद्र शासित प्रदेश बोल दिया जाता है। इन दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। जो यूनियन टेरिटरी है उसको कहा जाता है भारत का संघ राज्य क्षेत्र, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको कहा जाता है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी। ठीक, तो जो भारत का संघ राज्य क्षेत्र है, यानी जहां जहां पे विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू एंड और कश्मीर, और जहां जहां पे विधानसभाएं नहीं हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गया, और दमन दीव दादर नागर हवेली हो गया, अंडमान निकोबार है,
लक्षद्वीप है, इसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। यहाँ पे जो प्रशासक नियुक्त होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, और यहाँ के जो प्रशासक हैं वो सीधे तौर पर राष्ट्रपति का उस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए इनको केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। और जहाँ जहाँ पे विधानसभाएं हैं उसको भारत का संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है। अब इसके संबंध में क्या प्रावधान है कि जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 जो था, उसका जो सेक्शन 3 है वो ये प्रावधान करता है कि वहाँ की विधानसभा में 70 सदस्य होंगे और कोई भी सदस्य का मनोनयन नहीं होगा। इसी तरह जो गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट 1963 है उसका सेक्शन 3 ये बात कहता है कि पांडिचेरी जो है उसमें 30 सदस्य होंगे वहाँ की विधानसभा में, और अप टू 3 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। इसी तरह जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 लाया गया था, उसमें सेक्शन 14 के माध्यम से यह प्रावधान था कि जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में कुछ लोग 90 इलेक्टेड सीट होगी, जिसमें क्या है कि सेक्शन 15A और 15B में यह प्रावधान किया गया कि वहाँ के जो उपराज्यपाल होंगे वो 5 सदस्यों का वहाँ पे मनोनयन कर सकते हैं। अब जो वो मनोनीत सदस्य होंगे वो कहाँ कहाँ से होंगे कि जम्मू कश्मीर में जो 5 सदस्यों का मनोनयन होगा वहाँ की विधानसभा में, 2 तो महिलाएं होंगी, 2 जो होंगे वो कश्मीरी प्रवासी होंगे, और एक सीट जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रखी गई है। अब जो न्यायालय है उसकी कुछ रूलिंग है वो क्या कहती है कि जो पांडिचेरी की विधानसभा है उससे संबंधित एक केस आया 2018 में, जिसका जजमेंट आया था, वो केस था के लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें ये कहा गया कि जो सदस्यों का मनोनयन है वो उपराज्यपाल करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की सलाह के बात करेंगे। और इसमें ये कहा गया कि जो वहाँ की मंत्री राज्य की जो मंत्री परिषद है, मतलब पांडिचेरी विधानसभा के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिनमें से मंत्री परिषद जो बनी है, उसकी सलाह यहाँ पे नहीं ली जाएगी उन लोगों के सदस्यों के मनोनयन में। इसी तरह एक केस आया गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 में, इसका जो जजमेंट आया उसमें न्यायालय ने एक ट्रिपल चेन ऑफ कमांड की बात कही। ट्रिपल चेन ऑफ कमांड क्या है कि जो हमारे जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है उसमें लोकतांत्रिक जवाबदेही को सुनिश्चित करता है, यानी डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। उसमें यह कहता है कि जो भी सिविल सर्वेंट रहते हैं, जो भी अधिकारी रहते हैं, वो क्या है कि मंत्रियों के प्रति उनकी उत्तरदायित्व है, उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो मंत्रियों के प्रति है। अच्छा, मंत्री जो रहते हैं वो वहाँ की विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, और जो पूरी विधानसभा है वो अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। तो इसी तीनों चीज को उसने ट्रिपल चेन ऑफ कमांड के नाम से कहा था, इस केस के माध्यम से न्यायालय का जो निर्णय था। अब इसमें क्या कहा गया कि जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, वो बधे हुए हैं वहाँ के जो विधानसभा के मंत्री हैं उनकी सलाह और सहायता पर, लेकिन उन मामलों में नहीं जिन मामलों में दिल्ली की जो विधानसभा है उसका अधिकार नहीं है। जैसे दिल्ली की विधानसभा में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि पर उसकी अधिकारिता नहीं है वहाँ के विधानसभा क्षेत्र की, तो उन मामलों में जो है उपराज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार की सलाह पे काम करेंगे। अगला है कि क्या इसमें इस आर्टिकल के लास्ट में इसी पे बात पे छोड़ा गया कि क्या होना चाहिए, एक जो हमारा लोकतंत्र है उसके माध्यम से यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ यूटीज हैं उसको पूरे पूर्ण राज्य का दर्जा तो नहीं प्राप्त है, हमारी जो संघीय व्यवस्था है उसमें वो फुल फ्लेज स्टेट तो नहीं है। अच्छा, ऐसा गतिरोध तब कभी भी नहीं होता है कि अगर केंद्र में भी वही पार्टी की सरकार है और उस संबंधित यूटी जहाँ पे विधानसभा है वहाँ पे भी सेम पार्टी की सरकार है, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई गतिरोध पैदा हो दोनों में। लेकिन ये गतिरोध तभी पैदा होता है जब केंद्र में किसी अलग पार्टी की सरकार हो और उस यूटी में किसी अलग पार्टी की सरकार हो, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ है। केंद्र में जो है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट है, और वहाँ पे जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मिल के सरकार बनाई है। वहाँ की जो 90 सीट है उसका जो अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया उसमें 42 सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, और 6 सीट जो प्राप्त हुई वो हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो ये दोनों मिलकर 48 सीट, और 45 पे जो होगी वो मेजोरिटी होगी, तो 48 सीट के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाया है। अब इसी में जो तो वहाँ पे सदस्यों का 5 सदस्यों का मनोनयन होना है, उन्हीं को लेकर ये गतिरोध पैदा हो गया है केंद्र सरकार और वहाँ के यूटी की गवर्नमेंट में। अब ऐसा भी होता है कि ये जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं ये किसी भी बहुमत की सरकार को अल्पमत में ला सकते हैं और अल्पमत की सरकार को बहुमत में ला सकते हैं। बात ऐसा ही है कि अगर कुछ भी किसी भी तरीके से गुणा भाग जोड़ गणित करके अगर ये 45 का आंकड़ा जो विपक्ष है वो इन 5 सांसद सदस्यों के मदद से अगर छू लेता है, तो कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा कानून या जो विधानसभा के द्वारा पारित किया जाना है वो पारित नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वो सरकार जो है बहुमत की सरकार भी अल्पमत में आ जाएगी, और कहीं कोई यही निर्णय कोई अल्पमत की सरकार बहुमत में भी आ सकती है। लास्ट में ये इसमें कहा गया है कि जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं, जो हमारा जैसा भी हमारा संघीय ढांचा जो है उसके अनुसार वहाँ के जो
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उसकी एड एंड एडवाइस पे ही ये काम करना चाहिए। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक ये है कि अभी जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इस्तीफा दिया गया उसके बाद से अब जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे सीपी राधाकृष्णन, उनको जो है उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया गया है। अब जो कुछ संवैधानिक प्रावधान है उपराष्ट्रपति को लेकर वो देख लेते हैं कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान दिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद है और इनका जो चुनाव होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होता है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी इसमें राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद की जो अर्हता है वो ये है कि जो भी उम्मीदवार होगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए उसकी, और वो राज्यसभा के सदस्य होने की पात्रता रखता हो। अगला एक है कि इस जब भी उम्मीदवारी होगी तो उसमें 20 प्रस्तावक होंगे और 20 अनुमोदक होंगे। अब इनको कैसे हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को उसके पद से, कि राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत से एक संकल्प पारित किया जाता है और उसके बाद लोकसभा की भी सहमति ली जाती है, उसके बाद इनको हटाया जा सकता है। प्रभावी बहुमत और साधारण बहुमत में दो एक छोटा सा अंतर ये है कि जो साधारण बहुमत होता है, साधारण बहुमत जिसको कहते हैं वो कुल सदस्य संख्या का बहुमत होता है, और प्रभावी बहुमत का यह मतलब होता है कि तात्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत। जैसे अगर कहीं किसी की सदस्य संख्या अगर मान लीजिए 500 है, तो अगर 251 सदस्य अगर पक्ष में है तो ये क्या है कि ये साधारण बहुमत है। लेकिन अगर 500 सदस्य संख्या है लेकिन वहां पे जो उस समय मेंबर जो हैं जिनका जो उनकी सीटों पे हैं वो मान लीजिए कि जैसे 420 ही हैं, तो 420 ही हैं, तो इसमें क्या है कि 211 अगर सदस्य पक्ष में है तो वहां पे ये प्रभावी बहुमत हो जाएगा। ठीक। इनकी जो पदावधि होती है वो पद ग्रहण से 5 वर्ष तक के लिए होती है, और ये उसके पहले भी अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को सौंप कर पद से मुक्त हो सकते हैं, जो कि अभी वर्तमान में हुआ जगदीप धनखड़ के द्वारा। अब जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं रहते हैं, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर पद ग्रहण कर लेता है। और ये जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, यानी अगर राष्ट्रपति पद पे नहीं है तो क्या है कि 6 महीने के भीतर चुनाव करवाया जाना रहता है, तो उस 6 महीने तक यानी जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है तब तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो कार्य करता है। और जब भी इसका पद रिक्त रहता है तब पद रिक्तता के समय में जो राज्यसभा का उपसभापति है वो राज्यसभा का संचालन करता है। अगला इसमें एक टर्म ये पढ़ा जा सकता है, एक चीजें जोड़ के, कि जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके बीच में डिफरेंस ये है कि जब भी अमेरिका में राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, यानी राष्ट्रपति अगर पद से वहां पे 4 साल के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, अगर इस 4 साल के में अगर 2 साल के बाद राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रह पाते हैं तो जो वहां का उपराष्ट्रपति होता है वो जो अगला 2 साल बचा है उसके लिए वो राष्ट्रपति ही हो जाता है। भारत में यही डिफरेंस है कि भारत में जो उपराष्ट्रपति है वो सिर्फ 6 महीने के लिए, यानी जब तक चुनाव नहीं करवाया जा रहा है राष्ट्रपति का तब तक ही उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब जो राज्यसभा की कार्रवाई है उसका जो संचालन है वो उपसभापति के माध्यम से किया जाएगा। अगला एक इसमें न्यूज़ ये थी कि अभी जो जीएसटी को लेके कुछ रिफॉर्म किए जाने हैं उसकी टैक्स स्लैब से, तो कुछ मेजर स्टेट जो है वो वार्न किए हैं कि 7,000 से 9,000 करोड़ रुपए का जो है वो सालाना नुकसान हो सकता है न्यू जीएसटी स्ट्रक्चर में। जीएसटी के बारे में कुछ प्रावधान है, देख लेते हैं कि जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जो कि एक वन नेशन वन टैक्स था, जो कि 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से आया था। अब 2024-25 का जो डाटा कहता है वो ये कहता है कि पूरे साल में 22.08 लाख करोड़ रुपया जीएसटी से कलेक्ट हुआ था, जिसको अगर मंथली देखा जाए तो 1.84 लाख करोड़ जो है वो मंथली जीएसटी का कलेक्शन था। कुछ और इसमें डाटा दिया गया था कि जैसे 2017 में जो जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड थे वो सिर्फ 65 लाख थे, लेकिन ये 30 अप्रैल 2025 तक ये संख्या बढ़ के 1.51 करोड़ हो गई जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। जीएसटी में कुछ स्लैब हैं, अधिकतर मैं देखा कि लोग क्या करते हैं कि सिर्फ 4 टैक्स स्लैब बताया करते हैं, 5, 12, 18 और 28। अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो जीएसटी में 5 टैक्स सॉरी जो स्लैब है वो 5 है, 0% है, 5% है, 12% है, 18 है और 28 है। जीएसटी कई माध्यम से लगाई जा सकती है, जैसे एक सेंट्रल जीएसटी का प्रावधान है, एक स्टेट जीएसटी है, एक आईजीएसटी है, इंटरमीडिएट
गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो जैसे अगर एक राज्य में प्रोडक्शन हो रहा है और दूसरे राज्य में अगर उसका कंजम्पशन हो रहा है तो इस पे आईजीएसटी लगाया जाता है। और एक होता है यूटीजीएसटी लगाई जाती है। एक जीएसटी परिषद का भी गठन किया जाता है, जिसमें जो केंद्र के वित्त मंत्री होते हैं और सारे राज्यों के वित्त मंत्री को मिला के एक जीएसटी काउंसिल है। इस जीएसटी काउंसिल में जो निर्णय होता है वो बहुमत के आधार पे होता है, और निर्णय लेने में जो परसेंटेज दिया गया है वो 1/3 वेटेज जो है वो सेंटर के पास है, और जो 2/3 वेटेज है वो स्टेट के पास है। ठीक है, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।